आने से हुआ हक का उजाला कैसा, उनके आने से हुआ हक का उजाला कैसा, हो गया और भी मुँह कुफ्र का काला कैसा, हो गया और भी मुँह कुफ्र का काला कैसा, हो गई सूरतें सरकार पे तकमीले जमाल, हो गई सूरतें सरकार पे तकमीले जमाल, हक ने सांचे में उन्हें नूर के ढाला कैसा, हक ने सांचे में उन्हें नूर के ढाला कैसा, शबे मेराज उन्हें हक ने दिखाया जलवा, शबे मेराज उन्हें हक ने दिखाया जलवा, ये तो बतलाए था देखने वाला कैसा, ये तो बतलाए था देखने वाला कैसा, बहरे इसी की नजरे हो ही चला था ये रियाज, बहरे इसी की नजरे हो ही चला था ये रियाज, बच गया रहमत आलम ने संभाला कैसा, बच गया रहमत आलम ने संभाला कैसा, उनके आने से हुआ हक का उजाला कैसा। या रहमतुल लिल आलमीन। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का 1500 साला जश्न मनाया जा रहा है। नाते सरकार से महफिल को खूब सजाएंगे, उलमा भी आका के प्यारे किस्से हमें सुनाएंगे, सरापा रहमत बनाकर फिर मबूस फरमाया। तकरीरी मुकाबले होंगे नौजवानों के दरमियान। देखिए सरवर दो जहां के 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन कि जिनका पूरा वजूद सिर्फ और सिर्फ अमन था, सलामती था, प्यार था, मोहब्बत था। रोजाना रात 10 बजे अपने मेजबान जुनैद इकबाल के साथ सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन,
या रहमतल लिल आलमीन। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने किया है। डेली हमारी यही कोशिश है कि हमें प्रोग्राम का आगाज़ इसी अंदाज से करें और न सिर्फ अपने डिफरेंट मौज़ूआत जिन पर हम बात कर रहे होते हैं। एक जो बात हम अपने प्रोग्राम के आगाज़ में करते हैं, बहुत से वीडियोस हम देख रहे होते हैं, बहुत सी खबरें हमारे सामने आ रही होती हैं, बहुत से मामलात हमारे सामने होते हैं, बहुत सी ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आ रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और आपने एक हजूम देखा और वहाँ पे लेट्स अज्यूम कि वहाँ 2-3 लोगों की लड़ाई हो रही थी। माय क्वेश्चन इज़ कि उस हजूम की क्या जिम्मेदारी थी? आपके जो आसपास लोग होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? इसको हम और आसान करते हैं। आप चाहे घर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, गैदरिंग हो, मीटिंग हो, व्हाट्सएवर, 2 अफराद के दरमियान या 2 ग्रुप्स के दरमियान भी, यानी 4-5 लोग भी हैं, अगर उनके दरमियान तल्ख कलामी हो रही है, हाथापाई तक बात पहुंच गई है, या आपको ये सेंस हो रही है कि मामलात ख़राब हो सकते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? दैट इज़ द क्वेश्चन। हम कहते हैं कि आजकल का जो दौर चल रहा है वो हम कहते हैं कि पर्सनल मैटर है, या इस मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने काम से काम रखते हैं, हम अपनी दुनिया में गुम होते हैं। लेकिन क्या हमने जो हमारी इस्लामी तालीमात हैं, क्या उनमें हमें यही चीज़ें बताई गई हैं? क्या इंसानियत की डेफिनेशन हम सब भूल गए, या अपनी अपनी ज़िम्मेदारी हम सब भूल गए कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि किस तरह से हमें अपना किरदार अदा करना है? क्योंकि जब बुराई की बात होती है तो यही कहा जा रहा होता है ना, उसके 3 दर्जात जिस तरह से बताए गए हैं कि पहले आप नज़र से बुरा जानते हैं, दिल से बुरा, फिर आप ज़ुबान से उसको, हाथ से जो कहा जाता है कि हाथ से आप जो है उसको कंट्रोल कर, तो आपकी उस टाइम पर कितनी कैपेसिटी है, आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ मैटर करती है। तभी ये सारी चीज़ें कही गई हैं और ये हमारी जिम्मेदारी आती है जिसकी पूछ होगी हमसे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि सबसे पहले तो हमारा ये काम है, ये फ़र्ज़ है कि हम उसे हाथ से रोकें, ताकत से रोकें। नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो हम अक्सर करते हैं कि अच्छा दिल में बुरा जाने वो तो कमज़ोर तरीन दर्जा हो गया। कोशिश तो यही करनी है कि बुरे को बुरा जानना तो है, लेकिन उसको रोकने की कोशिश भी करनी है। और इसमें बड़ा ज़रूरी है अफ़हाम व तफ़हीम से मसले को हल करना। ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा दोनों साइड को समझाना भी और रोकना भी। कुछ टाइम पहले हम एक वाकया देख रहे थे, मैं चाहूँगी कि हम उसको कोट करें। और हमने उस वाकये में देखा कि किस तरह से 30 रुपए के लिए बैट से एक शख्स ने 2 भाइयों को मार दिया, कत्ल कर दिया, और उस इर्द गिर्द लोग खड़े थे। वो जो पिक्चर, वीडियो, जो चीज़ें सामने आई, हैरानगी इस बात पे कि किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने मना नहीं किया। मतलब वो लड़ाई झगड़ा था, लेकिन रोकने वाले लोग कहाँ पर थे? क्या वो जो बैट हाथ में था, उस बैट को लिया नहीं जा सकता था कि नुकसान कम से कम होता? ये सारे सवालात जो आप देख रहे होते हैं एक थर्ड पर्सपेक्टिव से, थर्ड एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होती हैं। क्या इर्द गिर्द के लोगों ने यही समझा कि हमारा मामला नहीं है, हम किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते? और ये इर्द गिर्द आप रोड पे चलते हुए देखें, इनफैक्ट आप देख रहे होते हैं कि 2 लोग आपस में जब लड़ रहे होते हैं, गाड़ी लग गई, कुछ भी हो गया, पहली बात तो उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन तीसरी गाड़ी गुजरने वाली बस गुजर जाती है कि ठीक है, लड़के ठीक हो जाएंगे, क्या होगा।
लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है शुएब? बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आज बात भी करें, हम आगे चलकर इस पर मजीद डिस्कशन भी करेंगे कि नॉट जस्ट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, अदरवाइज भी जब एक लार्ज स्केल पे भी इशू क्रिएट होता है तब भी हमें क्या करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन हमें क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, लेट्स गेट डिजिटल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। उसूल ज़िंदगी गुजारने के भी होते हैं, अदब आदाब होते हैं, इसी तरह माशरे के भी उसूल होते हैं। और जब हम उसूल की बात करते हैं तो हमारे सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर एक माशरा कायम होता है। उसमें अदल भी है, उसमें इंसाफ भी है, उसमें रवादारी भी है, उसमें हर वो इंग्रेडिएंट है जो कि एक माशरे के लिए होना चाहिए। रहना सहना कैसे है, बात कैसे करनी है, एक दूसरे से ताल्लुकात कैसे होने हैं, मामलात कैसे होने हैं, मुश्किल हो तो क्या करना है, जंग हो तो क्या करना है, ये सब कुछ तय, ये सारे उसूल हमारे सामने इम्प्लीमेंट हमने करने हैं। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से बहुत से ऐसे मामलात, बहुत से ऐसे वाक़यात हमारे सामने कि जहाँ पर हम उन उसूलों से हट गए, और जहाँ जहाँ हम उस उसूल से हटे हैं वहाँ वहाँ हमने इंतशार भी देखा है और नुकसान भी उठाया है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि अपने इस माशरे को कहते हैं ना, एक बटन प्रेस करने की ज़रूरत है, रीसेट, कि जो बेसिक है ना आपने उससे इस माशरे को लेकर चलना है। बिल्कुल। तो कैसे हम इसको लेकर चल सकते हैं? तो आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हैं, लाइफ कोच है जी, तसद्दुक गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत अच्छा शुएब ने इसको एलैबोरेट कर दिया कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। हम ज़रा करंट सिनेरियो की बात करते हैं। इस वक्त हालिया सैलाब की सिचुएशन हमने देखी, अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत तबाही हमने देखी है। अब ऐसे में हम सेफ जगहों पे बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि हम सेफ हैं और हम अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहे होते। हमें लग रहा होता है कि देखें बाकी लोग कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो हम सबके ऊपर आती है। हम ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ जो है हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी तालीमात को देखते हुए उससे हम किसी ना किसी तरीके से सॉल्यूशंस को निकालें। तो इन सिचुएशंस में जब ऐसी कुदरती आफात आ जाती हैं तो ऐसे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो आपने बात की ना कि हम चूँकि हम इफ़ेक्टेड नहीं हैं तो हम इतनी बेहिसी का भी शिकार होते हैं, बड़ा नेचुरल भी है। मतलब कहीं बाहर गर्मी है और हम यहाँ एसी में बैठे हैं तो महसूस नहीं होता, कह सकते हैं लेकिन महसूस उस तरह नहीं कर सकते। तो जो बंदा उससे गुजर रहा होता है, उस कर्ब से, उस तकलीफ़ से, वही जानता है उसको। तो जहाँ तक बात है, हम इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं। एक वो कि जो हम हैं, जो इफ़ेक्टेड नहीं हैं, एक वो जो वहाँ पे बेचारे उससे गुज़र रहे हैं। तो सैलाब की बात कर लें। आजकल मौसमी तब्दीलियों की वजह से डिज़ास्टरस सिचुएशन है पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे नॉर्थ में। कराची बड़े मुश्किल हालात से गुज़रा, अभी पंजाब के हालात भी ऐसे ही हैं। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हमें सीखने की भी ज़रूरत है। यानी पानी एक ऐसी चीज़ है जो अपना रास्ता ख़ुद बनाता है, अज़ल से है, अब तक है। उसको आप बदलना चाहें कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब अपने ज़ोर पे आता है, अपनी क़ुव्वत पे आता है, तो वो रास्ता दोबारा से ऐसा ही है, सीधा कर लेता है। तो यहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं वो ये हैं कि हमने वाटर पाथवेज़ जो थे उनको हमने अपनी शायद बग़ैर प्रॉपर प्लानिंग के जो कंस्ट्रक्शन की नीड्स थी उसकी वजह से उनसे छेड़खानी की, और वहाँ फिर हमें प्रॉब्लम इस वक्त फ़ील हो रहा है। तो यहाँ जो हम लोग बैठे हैं
और उन लोगों की तरफ जो इससे गुजर रहे हैं वो ज़ाहिर है क्या कर सकते हैं, एक तो दुआ कर सकते हैं, दूसरा माली मदद कर सकते हैं। हाँ, हमारी कहीं ऐसी इस्तिताअत है कि हम वहाँ जाके उनकी मदद करें, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें कम अज़ कम कुछ ना कुछ किसी न किसी हद तक ज़रूर कंट्रीब्यूट करना है कि ये मुश्किल वक्त आज खुदा ना खास्ता उन पे है तो कल आप पे भी, हम पे भी आ सकता है। लेकिन दूसरी, सॉरी टू इंटरप्ट, क्या सिर्फ यही सोच के मदद करें कि क्योंकि उन पे वक्त और हम पे भी आ सकता है, हम यही सोच के क्यों मदद ना करें कि वो मुश्किल में है? आई मीन ये हम क्यों सोचें कि हम पे भी आ सकता है? हम सिर्फ यही सोचे क्यों ना करें कि वो भी हमारे अपने हैं, वो हम ही हैं, मुश्किल वक्त है हम पे है। ये तो आप बात करें उससे भी आगे की, अभी तो हम बहुत बुनियादी उसमें जा रहे हैं। इस वक्त बेहसी का ये आलम है कि हम महसूस भी नहीं कर रहे कि वो दर्द है क्या। जैसे गजा में इस वक्त देखें क्या सूरत हाल है और हम उसको महसूस लोग नहीं देखें कर उसमें पा भी रहे। सर इतनी आवाज़ उठा के बहुत सारे लोग खामोश हो गए हैं अब, क्योंकि वो चीज़ शायद नॉर्मलाइज हो जाती है और मतलब नस्ल कुशी, जीनोसाइड, वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी वो कहते हैं ना दर्द मुसलसल होता रहे तो आस्ता आस्ता आपको उसकी आदत हो जाती है। तो हम भी जो महसूस करते हैं उसको अनफॉर्चुनेटली अब वक्त के साथ साथ लग ये रहा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी शायद बिल्कुल ही बेहिस हो गई है, बेबस हो गई है, या शायद इंसानियत इतनी अहम नहीं रही जितनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं लोगों के। एग्जैक्टली, तो वो जुल्म जो है ना वो लोगों को दिख नहीं रहा। तो इसी तरह वापस अगर हम इस तरफ आएँ तो जो लोग इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से दो चार हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, आप सोचें ना कि खुदा न खास्ता यहाँ बच्चे कपड़े पहन के बैठे हैं और अचानक से पानी आता है और ये सारा बर्बाद हो जाए, तो एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आप किस सिचुएशन में। सही बात। तो यही हालात उनके औलाद, उनके बच्चे, उनके बुज़ुर्ग वो उसमें बह गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ज़ाहिर है जो मुश्किल है वो तो है। मैं एक लफ्ज़ जो है ना पढ़ के बड़ी मुझे वो होती है, उसे एक हिकमत कहते हैं। हिकमत के अंदर ना उसकी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके मुतबादिल कोई लफ्ज़ किसी और ज़ुबान से लाना बड़ा मुश्किल है। यानी उसमें आप स्ट्रैटेजी कह सकते हैं, विजडम कह सकते हैं, प्लानिंग कह सकते हैं, ये पूरी चीज़ एक हिकमत है। तो अल्लाह की एक हिकमत है, जब आप किसी मुश्किल में है ना तो आपको ये सोचना है कि इसके अंदर कोई अल्लाह की हिकमत है और मुझे उसमें से कुछ सीखना है, कुछ समझना है, इसमें से गुज़र के एक मजबूत होना है। जो भी सूरत हाल है उसको इतना आसान भी नहीं है समझना, वरना तो हर एक की समझ में आ जाए। तो ये सारी सूरत हाल में वो जो लोग इसमें से गुज़र रहे हैं वो उस अल्लाह की हिकमत समझ के उस पर सब्र करें और उसका मुकाबला करें, यही सूरत हाल है। दूसरा इससे सबक ये सीखें कि आपने देखा होगा सैलाब है और रास्ते में एक घर बना हुआ है, यानी बिल्कुल उस तो होता ये कि आम दिनों में पानी बहुत कम बहता है, बिल्कुल। तो आस्ता आस्ता ये होता है कि सालों की जब उस पर पानी नहीं आता तो लोग फिर आस्ता आस्ता उस जगह को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और फिर खुदा न खास्ता जब ऐसी सूरत हाल आती है तो फिर तबाही होती है। तो हमें ये सीखना है और मेरा ख्याल है हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को बड़ी सख्ती से इस पर अमल कराना है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अब कोई भी प्रॉब्लम हो ना उसको हल करने के दो ही तरीके, एक तो ये कि आज के बाद इसको होने ना दिया जाए और इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी वज़ा की जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा ये जो पहले हो चुका है उसको किस तरह से बैकवर्ड करेक्ट किया जाए, ये दो ही सूरत हाल है। तो अब ये है कि आइंदा जो भी तामीरात हों, जो भी ऐसी टाउन प्लानिंग्स हों, उसमें इन चीज़ों को बड़ी केयरफुली देखा जाए। और वो क्यों नहीं होती कि हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करते। हमारे यहाँ मतलब मैं अगर सियाना हूँ तो मैं कहता हूँ नहीं मैं ही बस बता रहा हूँ और इसी तरह करें जैसे है, ऐसा होता नहीं है। आपको पानी को कंट्रोल करने के लिए वो पानी तो एक नेमत है ना, पानी ज़िंदगी है। तो पानी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए क्यों खुदा ना खास्ता अजाब और मुश्किल का सबब बन रहा है। इसलिए ये जो हमारे लिए हम कह रहे होते हैं कि बारिश रहमत है, ये रहमत हम अपने लिए खुद बनाते हैं। अल्लाह ने तो वो रहमत ही बरसाई है हमारे ऊपर, तो ये हमारे ऊपर है कि हमने किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से। तो जो पॉइंट आपका है वो ये है कि हमने ये सोचे समझे बगैर अभी जिस तरह से शुएब ने बात की कि ये नहीं सोचें कि कल को वो वक्त हमारे ऊपर आएगा तो हमें उनकी मदद करनी है, इस चीज़ से डर के हम मदद करें। हम ये सोचें कि हमारे अपने वो तकलीफ़ में, वो तकलीफ़ को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और जब इस तकलीफ़ को महसूस करेंगे तो जितनी चीज़ें आपने बताई हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगी कि हम पानी का रास्ता नहीं रोकेंगे, हम वहाँ पर होटल्स नहीं बनाएंगे, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी अपनी कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं हम सब मिल के करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। एज ए कम्युनिटी हमारा फ़र्ज़ है ना। आपने जो बात की ना कि स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन अगेन इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन
हम एज ए रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी मेंबर क्यों नहीं ये कर रहे हैं? हम क्यों रास्ता रोक रहे हैं पानी का? हम उस बरसाती नाले का रास्ता क्यों रोक रहे हैं? अगर बता दिया गया कि 600 फुट तक उसका एक ऐसी स्पेस है जिसमें आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, व्हाई आर यू डूइंग दैट? अपने साथ तो नुकसान, आपको अपना तो नुकसान करते हैं, सो करते हैं, आपकी वजह से आसपास पूरी फैमिली, पूरी कम्युनिटी सब मुतासर हो जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी आर सफरिंग। मसला ये हम सीख नहीं रहे सर। कलाम में 2022 में हुआ था, क्या सीखे हमने? होटल पूरे दरिया बहा के ले गया उसने। मैं एक इतना स्ट्रांग अलार्म दिया कि ये होता है और ये मैं करता हूं जब मेरे रास्ते में आप इस तरह से इंक्रोचमेंट करते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग एवरीवेयर। हमें अताबाद झील के साथ भी हम यही कर रहे हैं, हम हर जगह पे यही कर रहे हैं। नदी नालों दरियाओं के हमने बहाव को समझा ही कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं एक मिसाल देता हूँ कि आम आदमी उसका वो अवेयरनेस का लेवल अनफॉर्चुनेटली नहीं है, और फिर जब उसके ऊपर लालच भी आ जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अच्छा, लालच करने वाले कोई और होते हैं, भुगतते कोई और हैं, तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट को या स्टेट को आगे आना होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैं पहले भी बात शायद कर चुका हूँ कि इसी मुल्क में मोटरवे जाते हैं तो सारे सुकून में होते हैं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाहर जीटी रोड पे देखें हशर नशर हुआ हुआ है। यही मुल्क है, लेकिन वहाँ इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ कहीं ना हमें रूल्स को ये बात भी बहुत दुरुस्त है। आप ये देखें ना, इसमें तो बड़ा सवाल उठ भी रहा है आजकल कि एनओसीज कैसे मिल जाते हैं आपको, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या इरिगेशन डिपार्टमेंट या जो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी इसमें अगर आपको एनओसी दे रहा है उस जगह पे किसी भी तामीरात की, तो अगेन असल में ये मेरा ख्याल माफिया भी बन गया। आप किसी भी जगह जाएं ना, अब इस मुख्तसर सी बात करते हैं, इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो इसलिए है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने जाएं तो कम से कम आपको 15 किस्म के एनओसीज चाहिए मुख्तलिफ इदारों से, और एक एजेंट आपने हायर करना है, सारा काम हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। हमें, मेरा ख्याल है, कॉम्प्रोमाइज़ उन जगहों पे करने चाहिए जहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे फ़र्क पड़ता है और थोड़ा फ़र्क पड़ता है वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि इन द लॉन्ग रन वो बड़ा फ़र्क बन के सामने आता है। लेकिन सर मैं उसमें फिर ये कहूँगा कि अगेन एज एन इंडिविजुअल हमारी जिम्मेदारी शायद इसमें बहुत ज़्यादा है कि आप ये देखें ना कि हमने कोई भी काम करना होता है ना, किसी भी इदारे में जाना है, मैंने अगर पुलिस स्टेशन जाना है, मैंने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जाना है, हाँ मेरे जहन में पहले क्या ख्याल आएगा, मैं कॉल करवा देता हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर कोई लोग कॉल करके कहते हैं मुझे आपको फॉरेन ऑफिस में कोई जानने वाला है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो टेस्ट कराना है। मैंने कहा तो करा लो जाके, इसमें मसला क्या है? मुझे एचईसी में है। मैंने कहा क्यों? मुझे डॉक्यूमेंट टेस्ट कराना है। करा लो जाके, मसला क्या है? एवरीथिंग इज सो इजी। आप जाते हैं वहां पे, आपके नंबर होता है, आप तो ऑनलाइन सब कुछ होता है। बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है ना लोगों को। अवेयरनेस के अलावा नहीं सर, वो माइंडसेट ये है ना कि कॉल कराएंगे, जानने वाला होगा तो काम होगा। सिस्टम पे ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो हम लोग ना आराम तलब लोग हैं, हमने कहीं कुछ काम करने से पहले ना उसके बारे में तहकीक भी नहीं करनी। यानी आप ये देखें, अगेन वही गोरों की मिसाल मैं दूंगा कि वो कोई ट्रिप भी प्लान करते हैं ना, उसको कुछ खोज मारते हैं उसकी हर चीज़ कि उस जगह पे क्या होगा, मौसम कैसा होगा, वहाँ पे किस किस्म के कपड़े चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, खाना कहाँ से अच्छा मिलेगा, होटल कौन सा अच्छा है। हमारा प्रॉब्लम या मुंह उठा के चले जाते हैं और फिर जो है ना वहाँ जाके हमें प्रॉब्लम आते हैं, या इस तरह हम रिसोर्सेज ढूंढते फिरते हैं। तो वाई नॉट कि आप थोड़ी सी तहकीक कर लें। अब तो इंटरनेट का दौर है, आपको हर चीज़ नज़र आ जाती है, तो उसमें पता चल जाता है कि किसका क्या प्रोसेस है। अब जाएं टोकन लें, किस टाइम पे जाएं कि आपको टोकन आसानी से एवरीथिंग इज सब अवेलेबल है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसे में हमने बहुत अच्छी एग्जांपल्स भी देखी, हमें उन्हें भी कोट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स थे, डिफरेंट शॉप्स थी, उन्होंने किस तरीके से कराची में जब बारिशें हुई तो हमने देखा कि सबने अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई हुई थी और सबने कहा था कि अगर आपको शेल्टर चाहिए तो हम अवेलेबल हैं। मैंने डिफरेंट ग्रुप्स देखे, उस ग्रुप्स के अंदर जो है वो जितनी ख़वातीन थी, मर्द, जिनके घर अवेलेबल थे, जो सेफ थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको शेल्टर चाहिए, मोटरसाइकिल सवार हैं कोई भी, तो या पानी खड़ा हुआ है किसी जगह पे, तो आप हमारे घर आके शेल्टर ले सकते हैं। तो कि ये भी एक जज्बा है, ये भी तो लोग हमारे दरमियान ही मौजूद है ना, जिन्हें हम नॉर्थ साउथ जज्बा देखते हैं। हमने ये जज्बा देखा हमेशा। नॉर्दर्न साइड पे भी नारायण और बाबू सर के दरमियान में एक होटल, आई रिमेंबर कि जब इसी तरह लैंड स्लाइडिंग हो गई, रास्ते बंद हो गए, लोग फंस गए गाड़ियों में, तो उन्होंने अपने होटल खोल दिए, बच्चों को दूध, बच्चों के लिए खाना, फैमिलीज को उन्होंने सपोर्ट किया। और ये हमने पूरे नॉर्थ में भी देखा है, इवन स्कर्दू जहाँ जहाँ भी सिचुएशन ऐसी होती है। और ये जज्बा बड़ा ज़रूरी भी है। जज्बा ज़रूरी है, बिल्कुल। इस जज्बे से तो उस वक्त जो एक तकलीफ होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ऑफ कोर्स खत्म नहीं होती। मज़ीद तकलीफ ऐड ऑन नहीं होती ना, कि अब जिस तरह रुकना है तो एक्स्ट्रा खर्चा, लोग अक्सर परेशानी इसी चीज़ की होती है कि एक
ट्रिप जो Additional है वो burden हो एक जाएगा। हाँ वो बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और इशू जो हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में वो ज़रा इंटॉलरेंस भी है, यस, अदम बर्दाश्त। ये तो बहुत एक ज़्यादा। एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रही होती कि अच्छा ये चीज़ हमारे अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। लेट्स सपोज चलते हुए जा रहे हैं, गाड़ी आपके आगे आई है, इतनी इंटॉलरेंस है कि आपने हॉर्न देना ही देना है या आपने कुछ बोलना ही बोलना है उस दौरान, और हमें समझ नहीं आ रही होती। इसकी क्या वजूहात हैं, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इस्लाम इस हवाले से हमें क्या कहता है? अच्छा, मैं पिछले दिनों ना इस चीज़ पे गौर कर रहा था। अल्लाह ताला ज़हन में चीज़ें डालते हैं। मैं देख रहा था कि बाद जो हम बाज़ारों में, गलियों में, सड़कों पे इतनी नफसा नफसी, अफरा तफरी, गुस्सा देखते हैं, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? मुझे एक चीज़, एक उसमें से कंट्रीब्यूटर ये नज़र आया, हमारे घर का माहौल, घरों का माहौल। हमारे घरों में मेरा ख्याल है अब वो स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन कम हो गई है। शायद सिर्फ ताल्लुक़ उस हद तक ही रह गया है कि आपस में कम्युनिकेशन घर के अंदर उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की आप बाहर दोस्तों से कर सकते हैं। तो वो और बाज़ू का तो मेरा ख्याल है जैसे आप लोग बाहर से अब मेहनत मजदूरी करके जाते हैं, थक हार के जाते हैं, तो वहाँ पे इस्लाम जो आपने बात की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस्लाम के हवाले से इतनी कमाल की हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ तक बताया जाता है कि आप जब घर के अंदर बाहर से कोई बंदा गया तो आप किस खुश अखलाक़ी से उसको खुश आमदीद कहें, उसके लिए राहत का सामान मुयस्सर करें, उसके लिए ज़हनी सुकून बने। बिल्कुल यही है ना उसका मफ़हूम सारा। अच्छा, हमारे यहाँ जो बंदा वो कहते हैं ना पेन ले लेता है या जिसके ऊपर बोझ होता है, सारी चीज़ें उससे एक्सपेक्ट की जाती हैं। यानी वो वही बाहर भी जिम्मेदारी निभाए, वो घर आके भी सुकून का बायस वही बने, वही सबकी, यानी बजाय इसके कि उसको अच्छी बात या अच्छी मुस्कुराहट दी जाए, वही मुस्कुराए भी, वही उनकी वो बातें भी सुने जो घर में उनके, घर में भी स्ट्रेस होते हैं बैठे बैठे, ज़ाहिर है को इस तरह की मसरूफियात नहीं है ना कि वो स्ट्रेस मैनेज हो पाए, तो वो वहाँ पे भी जाके उसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन चीज़ों को वही मैनेज करे। तो मेरा ख्याल है कहीं हमने तरबियत में ना बड़ी शदीद किस्म की कोई इख्तलाफ आ गया। इसीलिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा हसना को दोबारा से पढ़ना शुरू करें कि ये हुआ था तो क्या किया था। ये ऐसे, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो घरों के अंदर बेसुकूनी है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे में आपने क्योंकि बात की उस पर हंसना कि भी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, तो ऐसे में देखें एक वाक़या जो बचपन से हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है और जिसमें एक मिसाल होती है बर्दाश्त की। वो जो एक बूढ़ी खातून उनके घर के बाहर कचरा फेंक जाया करती थी और किस तरह से वो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए। तो ये देखें, ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपकी इतनी शान हो और कोई आपके साथ ऐसे कर रहा हो, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मैं सुपीरियर हूँ या ऐसी कोई चीज़ नहीं आई, आपने बहुत अच्छे हुस्न सलूक किया और जिसकी वजह से जो है वो हमने देखा कि एक अच्छा अमल हमारे सामने आया। तो आप ऐसे में ही देखें, ये अच्छी एग्जाम्पल्स भी तो हम कोट कर सकते हैं। क्या हमने अपने बच्चों को, जिस तरह हम बचपन में सुना करते थे ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़यात हमें इस्लाम की रोशनी में बताए जाते थे, सुनाए जाते थे पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, क्या हम अब नहीं इन चीज़ों पे बात नहीं करते? ज़िंदगी इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को या हमारी अपने घर में वैसे ही जनरल इस तरह की डिस्कशंस कर सकते हो। अच्छा, एक तो जो आपने बात की ना, बड़ा ही एक मजबूत पहलू है इस माशरे का जो आपने बताया कि ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर पे नहीं हो सकता। यानी अगर आप बहुत बड़े हैं तो बड़ाई फिर दिखानी पड़ती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो मैं ख्याल उससे आला ज़ात है ही, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इतनी आला हस्ती कि एक शख्स ने दुनिया की, इस कायनात की हिस्ट्री बदल दी। अकेले और तन्हा और यतीम और सारे मुखालिफ, जब नबूवत का ऐलान किया उससे पहले सारे तारीफ़ करते, लेकिन जैसे ही अल्लाह का नाम लिया तो सारे मुखालिफ। और उस तन्हाई से निकल के अल्लाह ताला ने इतनी वो उनकी हिकमत है कि पूरी दुनिया को आज देखें तो तालीम हर तरफ है। तो ये एक मजबूत पर्सनालिटी की निशानी है। अच्छा, हमें ना छोटी बहुत इंसानी कमज़ोरियों को भी देखना है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़िम्मेदारी सब ने निभानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं इस बात पे बहुत एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि किसी एक के ऊपर सारा मलबा नहीं डाल सकते। हो जाता है वो एक अलग बात, अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी करनी है। शुएब
वहाँ पे कोई औरत ऐसी नहीं थी जो कि आके मेरे साथ खड़ी होती, कोई मर्द ऐसा नहीं था जो आके मेरे साथ खड़ा होता, और मतलब जो सिचुएशन ऐसी थी कि वो डंडे वंडे और वो सारा मामला क्रिएट हो गया था। मसला दूसरा उनको थोड़ा सिक्योरिटी भी कंसर्न होता है कि हमें नुकसान ना हो जाए। लेकिन देखिए, जब एक जो 2-3 लोग हैं सामने और वहां पर अगर 20 या 25 लोगों का हजूम है तो कौन ज्यादा होगा? वेरी ट्रू। स्ट्रेंथ किस तरफ ज्यादा होगी? वेरी ट्रू। आपने 3 औरतों को वहां पे बस अकेले छोड़ दिया और सब खड़े हुए वहां पे। आपने एक स्टेप लिया सभी, तो शायद हौसला मिला होगा बहुत से कोई लोगों भी को। नहीं था, किसी ने कदम नहीं बढ़ाया, और लिटरली वहां से फिर पुलिस आई और बहुत मुश्किल से मामला हो के मैं सेफली अपने घर तक पहुंची। तो वाकई देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि आप अकेले रह जाएंगे, तो वहां पर भी आपके कदम डगमगाना शुरू हो जाते हैं कि आप किसी को हेल्प आउट करें या ना करें। एब्सोल्युटली। आज इस मौजूद में हम बात भी करेंगे, ये जो जज्बा होता है ना इंसानियत की खिदमत का, ये जो जज्बा होता है कि आपने बुराई को रोकना है, इसके लिए अपनी कोशिश करनी है, कैसे इसमें एज अ पेरेंट आप रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे एक उस्ताद का किरदार इसमें हो सकता है, आपके तालीमी इदारे का किरदार हो सकता है। इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अफशीन ज़िशान साहिबा ने, सोशली एक्टिव भी हैं, इसके साथ साथ जिस तरह से वो मुंसलिक हैं एजुकेशन के साथ, तो आज हमारे दिन में मौजूद हैं, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा इसी तरह से अच्छी रहा करें, मुस्कुराती रहा करें। अफशीन साहिबा, क्या वाकई आपने भी ये महसूस किया कि स्पेसिफिकली जेन जी की अगर हम बात कर लें, उनके अंदर वो इमोशनल साइड थोड़ी मिसिंग है और वो वॉलंटरीली बहुत से काम नहीं कर रहे होते? इज इट ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 7 ईयर से पढ़ा रही हूँ और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टी मेंबर के तौर पे अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें हमारी जनरेशन से ज़्यादा वो वॉलंटियर करने को तैयार होती है। लेकिन सिर्फ बात ये है कि हमारे बच्चों को सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कहती हूँ कि जब भी हमने कोई प्लांटेशन ड्राइव अरेंज की, हमने स्पेशल बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम किया या इंडिपेंडेंस डे का कोई फंक्शन ऑर्फन बच्चों के साथ किया, तो मेरे स्टूडेंट्स वो थे कि जो सबसे पहले उन्होंने काम भी शुरू किया। और आपके साथ अभी मैं शेयर तो नहीं कर सकती, बट मेरे पास इतनी वीडियोस, इतनी पिक्चर्स हैं कि माशाल्लाह उन्होंने वो कुछ करके दिखाया जो कि हम अपनी जनरेशन में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने सबके साथ काम किया है। लास्ट 12 ईयर्स से मैं वॉलंटरली डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो हमसे बहुत सारे मामलात में बहुत बेहतर है। ओके, दैट्स वेरी नाइस टू हियर एज वेल। लेकिन उसमें जो रोल आपका अपना भी ज़ाहिर रहा, एज अ टीचर ज़ाहिर आप रोल प्ले कर रहे होते हैं, तभी बच्चे वो सीख रहे होते हैं, एज अ पेरेंट भी रोल प्ले हो रहा होता है। तो कितना ज़रूरी है कि और ज़्यादा रोल प्ले किया जाए। आपने अच्छे एग्जाम्पल्स कोट किए, बट हमें तो इसको एक लार्जर स्केल पर भी देखना है। आपके सामने एग्जांपल्स हैं तो जाहिर सी बात है उसकी डिफरेंट फैक्टर्स है, बिकॉज हमारे सामने भी एग्जांपल्स हैं और वो बड़ी डिफरेंट हैं कि इमोशनल साइड नहीं होती उनके अंदर, इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते या उनको प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होती है। फायदा कहाँ है हमारा? ये हमने देखा है, बट आई एम श्योर कि आपकी अप्रोच ऐसी होगी कि उसने ये चीज बच्चों के अंदर डेवलप भी की होगी। वो क्या फैक्टर्स हैं, क्या बाकी लोग कर सकते हैं सो दैट हम ये जो इंसानियत के जज्बे की हम बात कर रहे होते हैं, ये हम अपने बच्चों में उजागर कर सकें। मेरे ख्याल से जो उस्ताद हैं और वालिदैन हैं उनको पहले रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ता है। और मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि जब तक आप अपनी पर्सनालिटी में वो सारी बातें नहीं लाओगे जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हो, तो डेफिनेटली बच्चे कभी वो काम नहीं करते। क्योंकि एज ए उस्ताद भी मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि मैं उनके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ कि जब आप ये काम करते हो तो आपको कितना दिली सुकून मिलता है, और उसके बाद आपकी वजह से अगर किसी एक इंसान की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो वो उसके कितना ज़्यादा रिवॉर्ड, क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम इस चीज़ पे बड़ा बिलीव करते हैं कि इन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड हमें बेहतरीन मिलता है। तो वो जब आप वो एलिमेंट बच्चों के सामने लेके आते हो, और थोड़ा सा ना हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि जैसे मुल्क से बाहर अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है, कोई एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाना है या स्टडीज़ प्रोग्राम्स में जाना है, तो जो आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मैटर करता है। तो बच्चों के पास अगर सर्टिफिकेट्स होंगे, मैं प्रैक्टिकली रिलेट कर रही हूँ क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि इमोशंस बच्चों में कम होते हैं इस तरह के, तो जब वो ये देखते हैं कि इससे सक्सेस फैक्टर भी बढ़ेगा ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि उनका वॉलंटियर एक्सपीरियंस होगा, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए नॉमिनेट भी हो सकते हैं और सेलेक्ट भी हो सकते हैं, तो वो और मेहनत से काम करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से रोल मॉडल बनना और बच्चों के साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी शेयर करना कि बच्चे जब आप ये वॉलंटियर वर्क करोगे तो इसके बाद दिल का सुकून तो है ही है, लेकिन आपको सक्सेस भी मिलेगी बहुत सारे मामला। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया का रोल क्या हो सकता है बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कि उनको इस तरफ माइल किया जाए?
व्हाट रोल सोशल मीडिया कैन प्ले इन दैट? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि सोशल मीडिया ही आजकल का वेपन है, और मेरे ख्याल से प्रिंट मीडिया या जो आप ब्रॉडकास्ट करते हो वो भी लोग इतने शौक से नहीं देखते हैं। सोशल मीडिया हर वक्त सबके हाथ में स्मार्टफोन होता है और आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो आपको अपनी एक्टिविटीज़ और स्पेशली इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। इस तरह की कैंपेन्स रन करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे फॉरम्स मौजूद हैं, और मैंने तो ये देखा है कि जैसे मैं कम्युनिटी सर्विसेज के बहुत सारे कोर्सेज लेती हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो उसमें यह है कि बच्चों को जितना सोशल मीडिया से आप इंगेज कर सकते हो उतना किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। और एक ना आपको बॉन्ड डेवलप करना होता है। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये फेस किया है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, तो मेरे कुछ कोलीग्स कहते थे कि नहीं, टीचर का अपना एक मतलब ये राय है जी कि टीचर कांट बी ऑन सोशल मीडिया, टीचर कांट बी ऑन इंस्टाग्राम, टीचर कांट पोस्ट हर स्टोरीज। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं ये सब कुछ पोस्ट करती हूँ तो बच्चे मुझसे ज्यादा रिलेट कर करते पाते हैं, हैं और वो मुझे अपनी जनरेशन के साथ ज्यादा एफिलिएट होने देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये सक्सेस मतलब फैक्टर है मेरा, और इसकी वजह से बच्चे मेरे साथ सारी कैंपेन्स में जो भी हम रन करते हैं, जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल आपके सामने फ्लैश फ्लड्स की है, तो इसमें हम लोगों ने राशन, क्लोथिंग, बहुत कुछ अरेंज किया है, और उसमें मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो फोर फ्रंट पे हैं, वो सबसे पहले खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आपने एक अच्छा रोल खुद प्ले किया एज एन इंडिविजुअल ज़ाहिर है, और आई एम श्योर कि जब एक इंडिविजुअल एक अच्छा रोल प्ले करता है तो आपके जो साथ होते हैं ना पीयर्स, वो भी उससे कुछ ना कुछ इंस्पायर तो होते हैं, कुछ एक्नॉलेज करते हैं, कुछ एक्नॉलेज नहीं भी कर रहे होते, बट सम कोशिश करते हैं कि हम भी उससे बेहतर करें या उस जैसा करके दिखाएं। एज अ होल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या हो सकता है? ये तो आपने एज एन इंडिविजुअल प्ले किया, कि इदारे की तरफ से भी कुछ ऐसे पैटर्न सेट किए जाएं कि अच्छा आप उस्ताद तो हैं, ये सब्जेक्ट तो आप पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने ये चीज़ भी एडिशनल करनी है, आपने बच्चों से कनेक्ट करना है, बच्चों को आपने इस तरफ लेकर चलना है। जी बिल्कुल, जब मैंने एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया था एज ए फैकल्टी मेंबर, परमानेंट फैकल्टी मेंबर, 4 इयर्स मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो मैंने ये नोट किया कि जब मैं इस तरह के काम करती थी तो मुझे देख के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने भी ये रूल्स बनाए कि हमारे बच्चे इस तरह की वॉलंटियर एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे आएंगे, और बल्कि उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया कि आप हमें गाइडलाइन दें कि किस तरह से हम बच्चों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आजकल हर इंसान को ये रियलाइज़ हो गया है कि ये काम किए बगैर मतलब आप बहुत सेल्फिश खुद को कंसिडर करते हो कि अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, जब तक आप अपनी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचोगे, उनको पे बैक नहीं करोगे, तो इसका मतलब है कि एज ए सिटीजन, एज ए मतलब गुड ह्यूमन आपके अंदर कुछ भी नहीं। प्लस अगर देखिए कम्युनिटी अपलिफ्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स कि आप भी अपलिफ्ट नहीं हो रहे। एज एन इंडिविजुअल तो आपने नहीं ऊपर पहुंच जाना ना बुर्ज खलीफा के टॉप पे, आप भी उसी तरह ग्राउंड फ्लोर पे ही होंगे, तो पूरी कम्युनिटी ऊपर जाएगी तो आप ऊपर जाएंगे। एज अ मदर प्लीज शेयर कीजिएगा योर एक्सपीरियंस एज अ मदर, क्योंकि हम एज अ पेरेंट बड़ा कंसर्निंग होते हैं ना बच्चों को लेके, नहीं अच्छा बस पढ़ाई कर लो, अच्छा ये कर लो, नहीं इस काम में क्यों टाइम वेस्ट तुमने करना है, छोड़ो इस वॉलंटियरल वर्क को, पैसे नहीं मिल रहे तो काम क्यों कर रहे हो, ये हम बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखा रहे होते हैं। अब फिर आप अगर मैंने कोई एग्जांपल कोट की तो आप शायद कहोगे कि मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, बट मेरी ट्विन डॉटर्स हैं माशाल्लाह, अभी 22 साल की हैं और बाहर पढ़ रही हैं, लेकिन उनके साथ यही था कि वो छोटी सी भी होती थी ना तो मेरे साथ प्लांटेशन ड्राइव पे जाती थी, हम अगर कोई फंक्शन अरेंज करते थे तो वो छोटी सी भी है तो वो कंपेयरिंग कोई जो सेगमेंट है वो होस्ट करती थी, तो इस तरह से उन्हें पता हम अगर बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं तो मैं हमेशा उनको देती थी कि बेटा ये आपने देने हैं बच्चों को। तो उससे मैंने अब ये फील किया है कि अब वो यहाँ पे नहीं है मेरे पास, लेकिन मुल्क से बाहर है, लेकिन वहां पे जो उनकी यूनिवर्सिटी में ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं, आइडियाज भी देती हैं और माशाल्लाह लीड कर रही होती हैं। अच्छा, आप देखें एक छोटी सी बात जो आपने इसमें की ना, 3 पॉइंटर्स पे आपने बड़ा फोकस किया, एक प्लांटेशन, कंपेयरिंग एंड देन गिफ्ट देना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को आप कहीं भी लेकर जाएंगे, अच्छा बेटे आपने ये देना है, तो बच्चा गिविंग वाला एलिमेंट सीखता है कि मुझे देना है। हालांकि बच्चों को हमेशा वैसे रिसीविंग एंड पे अपने आप को उनको अच्छा लग रहा होता है कि हमें मिल रही हो चीज़, बट ऑब्वियसली देना। एट द सेम टाइम शीन, हम ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से हम घर के अंदर अपने स्टाफ को ट्रीट कर रहे होते हैं, ये भी तो बच्चे देख रहे होते हैं। जो हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, हमने बच्चों के अंदर, हम देखिए जिस टेबल पे सब खाना खा रहे होते हैं उस टेबल से अगर आप अपने हेल्पर को उठा देंगे और आपसे बैठेंगे, अच्छा उसका काम है सिर्फ सर्व करना और आपका काम है सिर्फ खाना, देखिए ये भी तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो कि बच्चे का माइंड डेवलप कर रही हैं, ये उसकी तरबियत कर रही हैं। आप जा रहे हैं, आपने किसी की हेल्प करनी है, तो एक ये वाला पॉइंट कि छोड़ो भाई हमारा मसला नहीं है, जब ये पेरेंट्स आपस में ये बातें कर रहे होंगे
तो बच्चे भी तो यही सीख कर बड़े हो रहे होते हैं ना। जी, अब और इसमें मैं एक और बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि हमने जब बच्चों को कुछ सिखाना होता है ना, तो हम डायरेक्ट उनसे बात नहीं करते। हम उन्हें ऐसा नहीं है कि बैठ के लेक्चर देना शुरू करेंगे कि बेटा आपने ये करना है। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम कोई एग्जाम्पल क्रिएट करें या हम किसी वाक्य का सहारा लें, आपस में जैसे कोई स्टोरी डिस्कस करें, किसी की अच्छी बातें बता रहे हैं। तो आपने ये नोट किया होगा कि बच्चे बहुत कान लगा के सुनते हैं जब उनके पेरेंट्स किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वही है कि आपकी छोटी छोटी बातें, आपकी अपनी एग्जाम्पल्स, आपका अपना रोल मॉडल बनना ही आपके बच्चे की पर्सनैलिटी बनाता है। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ आप लेक्चर्स दे के या बच्चों को कोई कोर्स लेके कि आप समझोगे कि बच्चे एक अच्छे शहरी बन जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रीचिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस ऑलवेज। और जब आप प्रैक्टिस खुद करेंगे तो वो ज़ाहिर नेचुरली आप बच्चों में देखेंगे। और आपको पता है बीइंग उस्ताद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हो तो वो सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं कि मैम ये कह रही है, मैम खुद ये करती नहीं है करती। कि नहीं। नहीं, अक्सर तो बच्चे इसलिए बड़ी पेरेंट्स से जरूरी देखिए है। ये सवाल कर रहे होते हैं कि पेरेंट्स को वो कहते हैं कि फोन यूज ना करो, तो बच्चे आगे से काउंटर आर्गुमेंट। Exactly. बच्चे कहते हैं आप भी तो यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि आजकल के बच्चे बोल पड़ते हैं, हमें तो बड़ी पड़ जाती थी अगर हम आगे से जवाब देते। नहीं, आजकल की जनरेशन बहुत डिफरेंट है। अगर आप उसे इस तरह डील करोगे जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें डील किया, तो डिजास्टर हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमारे पेरेंट्स ने जो डील किया वो ठीक डील किया उस वक्त। उस वक्त ये वो जरूरी था, लेकिन अब कुछ और जरूरी है। उस वक्त वही तरीका ठीक था। अच्छा, हमारे साथ जुल्म हो जाए तो जुल्म ठीक है। क्या हुआ? कौन सा वो जुल्म ठीक है? था। कौन से तुम मारे पड़ गई हैं? नहीं, अब आप ये देखिए जैसे आजकल के बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हम उनसे ये हंसते हैं, हम कहते हैं बेटा अभी हम आपको कितना सुनते हैं, कोशिश करते हैं हर तरह का हमें तो सोल्यूशन कुछ सुनने वाले लेके नहीं। घर और की हमें लाडली रही है, अब देखिए कह रही है कि मेरे पे जुल्म हुआ है। मुझे वो भी जुल्म लगता है। मैं अपनी अम्मी को बोलती हूँ, मैं कहती हूँ आप, मुझे याद है कि एक वक्त मुझे याद है आपने मुझे कमरा बंद करके आपने मुझे बहुत मारा था और मैंने पता एक नहीं बार क्या हो गया, किया था। इतना मार्जिन तो देना चाहिए एक ना। बार नहीं, ये मल्टीपल टाइम हुआ था। अब जब मैं उनको, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, और जब मैं उनको बताती हूँ तो वो कहती हैं कि कब मैंने इतना नाजों से लाडों से पाल के बड़ा किया और ये सिला नाज़ों मिल से रहा पाला। है। वो उल्टा ऐसी कोई इमोशनल टॉर्चर शुरू हो जाता है। खुद मजा कहते हैं नहीं मुझे तो कभी मार ही नहीं पड़ी। तो बहुत मार पड़ी है। नहीं, इतनी नहीं पड़ी करतूत ही वैसे, खराब हो इतनी नहीं पड़ी वैसे जितने मतलब हमें ये था कि एक वो लिहाज बहुत ज्यादा था ये वाला ना, कि आपने डर भी तो बहुत होता था। आपने डर बहुत ज्यादा था, लिहाज बहुत ज्यादा था कि अच्छा बात नहीं करनी है कुछ, क्योंकि पेरेंटिंग डिफरेंट थी। अभी तो जेंटल पेरेंटिंग पे आपके बच्चे आपको वीडियोस भेज रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि मेरे बच्चे मुझे भेज रहे हैं। जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे बड़े काम खराब हो रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन को डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है। Okay. आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें आप उन तरीकों से डील करोगे जैसे आपके पेरेंट्स ने की है, और ये मैंने एक्सपीरियंस की है बात। डू यू थिंक कि थोड़ी सी सख्ती बच्चों पे वो भी नहीं होनी चाहिए, जरा सी भी? नहीं, देखिए राइट रॉन्ग का तो बताना बहुत जरूरी है। सख्ती भी एट टाइम्स आपको करनी पड़ती है, लेकिन ये फिर बीइंग पेरेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ पे आपको सख्त होना है और कहाँ पे आपको बिल्कुल सॉफ्टली और उनसे इसमें आई बात थिंक ये करनी बहुत है। इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रिंसिपल्स तय होने चाहिए एज अ पेरेंट। ये मियाँ बीवी को तय कर लेने चाहिए कि अच्छा ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने बच्चों में लेकर जाने हैं और इसी के थ्रू हमने आगे बढ़ना है। उसमें ये नहीं हो सकता कि अच्छा आज ये प्रिंसिपल नहीं है, ट्यूसडे को होगा। नहीं, और दूसरी बात शुएब देखिए, ये भी चीज़ जेंटल पेरेंटिंग में ये कि हमने बहुत बच्चों को बदतमीज भी देखा है इस जनरेशन के। ये भी हम देखें, हम हर चीज़ को अच्छा करके नहीं बता सकते, बिकॉज जो चीज़ें जो फैक्ट्स से जो हमारे सामने एग्जिस्ट करती हैं वो भी हम ज़रूर देखेंगे कि ठीक है, हम कोई कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब अपने ज़माने की बातें हमसे करते थे तो हम भी चिढ़ते थे। तो आज की जनरेशन अगर हम ये बातें करेंगे कि अच्छा जी मिलेनियल्स के साथ ये होता था, तो जेन ज़ी उससे चिढ़ेगी कि आप अपने ज़माने की बातें क्यों हमसे करें, हालांकि इतना कोई फ़र्क नहीं है। वो यकीन नहीं करते, वो यकीन भी नहीं करते बहुत सारी चीज़ों पे। लेकिन ट्रस्ट मी, हमने बच्चों के अंदर एहसास ख़त्म होते देखा है। पेरेंट्स को बच्चों को टोकते हुए नहीं देखा कि आप कम से कम बच्चे को ये बता दें कि नहीं आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है। आप किसी के घर गए और वो बच्चा जाकर किसी की चीज़ें ख़राब कर रहा है, बड़ों से बदतमीजी कर रहा है, चीज़ें ख़राब कर रहा है, चीज़ें उठा के फेंक रहा है वहाँ पे। पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे, और दूसरा जब मना करेगा नहीं वो चीज़ टूट जाएगी, तो पेरेंट्स कहते हैं जेंटल पेरेंटिंग, हमारे बच्चे को मत टोके, हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होगा। ये किस किस्म की पेरेंटिंग है? बात ये है कि हर चीज़ एक्सट्रीम पे बहुत बुरी होती है। जैसे आजकल की जनरेशन में जो आप कह रहे हो, एक फ्लॉ मैंने भी बहुत बड़ा देखा है, वो ये कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो अपने बारे में सोचते हैं। हम लोग अच्छा, अब हम एक दूसरी एक्सट्रीम पे थे, हमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, हमने कॉम्प्रोमाइज़ किए, हमारे पेरेंट्स को बुरा ना लगे, हमारे रिलेटिव्स को बुरा ना लगे। लेकिन आजकल का बच्चा ये नहीं सोचता,
वो हमेशा कहता है कि मेरी बात सबसे पहले मानी जाए और मेरा काम सबसे पहले हो। तो वही मैंने बताया कि दो एक्सट्रीम्स हैं, एक दरमियान का रास्ता भी होता है और हम हमेशा वो दरमियान का रास्ता अपनाने की ख्वाहिश भी करते हैं और सबको यही प्रीच भी करते हैं कि इस तरफ आइए। और बड़े तरीके से आपको बच्चे को समझाना होता है। हम ये नहीं कहते कि अच्छा मारें बच्चे को या आपने बस डांट डपट शुरू कर देनी है, बड़े तरीके से बच्चे को समझाएं। लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा तो मुझे लगता है कि सख्ती थोड़ी सी वो इम्पोर्टेंट भी है। डिपेंड करते हैं ना उस किस वक्त आपको सख्ती करनी पड़ी। आई टोटली एग्री कि करनी पड़ती है, हाँ, लेकिन उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी लेवल पे नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं कि जिसमें देखिए हर बच्चा डिफरेंट है। कुछ बच्चे होते हैं, आपने कहा ना मतलब बाथरूम में बंद करो कहते कर दो, और कुछ होता है बस नाम से डर जाते हैं। सो हर बच्चा डिफरेंट है, बिल्कुल ऐसे। तो आपने किसी बच्चे के अंदर फेयर भी पैदा नहीं करना कि वो बहुत ज़्यादा डर जाए, खौफ का शिकार हो जाए। एट द सेम टाइम ये नहीं कि आपने 360 दिन तो आपने बड़ा ही लाड प्यार रखा है, आपने सख्ती की नहीं है और 5 दिन आप दिन बाद 4.5 कर दे, ये भी नहीं करना ना, इतना एक्सट्रीम भी नहीं करना। बच्चे मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा समझाने के पर्सपेक्टिव से बच्चे की एज को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, डायनामिक्स को समझते हुए प्रैक्टिस ऐसी अपने आसपास करें कि बच्चा उससे लर्न करे, उससे सीखे, बजाय इसके आप कहें कि करना तो ये लेकिन आप खुद कुछ और करें, तो ये बड़ा काम खराब हो जाता है। अफीज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ऑलवेज ग्रेट हैविंग यू। हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। कोलगेट पेश करता है क्रंची चोको चिप्स और च्यूई ड्राई फ्रूट्स के प्लेफुल कॉम्बिनेशन से भरी आपके फेवरेट कुकीज पे 50% लेस कैविटीज का टेम्पटिंग ऑफर। पर ये ऑफर सिर्फ रात को ब्रश करने वालों के लिए। कैविटीज के चांसेस 50% तक कम करो, सोने से पहले ब्रश करो। कोलगेट की जानिब से आवाम के मफाद में जारी किया गया है।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और पाकिस्तान टेलीविज़न का जो हमेशा से हम देखते हैं कि खसूसियत रही है कि अगस्त के महीने में हम देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स का आगाज़ किया जा रहा होता है और इसमें पाकिस्तान भर का जो टैलेंट होता है उसको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि अपने टैलेंट को शोकेस करें। ऐसे ही में हमने देखा कि इस अगस्त के महीने में सलाम पाकिस्तान ये कंपटीशन अनाउंस किया गया और सलाम पाकिस्तान में बहुत सारी एंट्रीज हुई। इतने सारे लोगों ने, हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, हर तरह से हर किसी ने पाकिस्तान की खूबसूरती को अपने टैलेंट के लिहाज से निखार के पेश करने की कोशिश की। तो ऐसे में मिली नगमों का जो कंपटीशन था उसमें भी बड़ा टफ मुकाबला था जी। और इस मुकाबले में 3 लोग जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब ये कि जो फर्स्ट आए, सेकंड आए और थर्ड आए, और तीनों की आवाज़ बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे में जो 14 अगस्त का इवेंट हुआ था, जो फर्स्ट जिन्होंने जीता था इनाम, उन्होंने परफॉर्म भी किया था और ये वाकई बड़े पीटीवी पे हमको सुनवा भी चुके हैं। हाँ, हम बार बार वैसे सुनवा भी रहे होते हैं, ज़ाहिर बड़े एजाज की बात होती है, लेकिन जाहिर सी बात है वो 19-20 का फर्क हो जाता है सिर्फ, लेकिन आवाज़ तो जाहिर है सबकी। और ये तो चले फातेह यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी एंट्रीज भी आई थी सबने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स दी और बहुत जबरदस्त टैलेंट सामने आया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज जरा आपकी मुलाकात करवाते हैं इन तीनों लोगों से। फर्स्ट इसलिए सोफा चेंज हो गया जी, हम इस सोफे पे आ गए, उनको हमने बाकी सोफे दे दिए। 3 लोग थे, हमने कहा तीनों बैठे हैं आराम से। हमारे साथ मौजूद है जी सलाम पाकिस्तान कंपटीशन की विनर, जिन्होंने पहला इनाम हासिल किया है, कायनात तारिक कयानी। अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ग्रेट जी। और कायनात के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, अकाउंटिंग और फाइनेंस में इन्होंने बैचलर डिग्री हासिल की और 5 साल की जब वो थी तब से वो गायकी की तरफ आई हैं। और उनके साथ जो मौजूद हैं, उनकी इस कंपटीशन में सेकंड पोजीशन आई है, उस्ताद है माशाल्लाह। हायर एजुकेशन से 16 साल से उनकी वाबस्तगी है, एक यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में वो पढ़ाती भी हैं। और क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह उनकी आवाज़ है, जिस अंदाज से उन्होंने वो शूट भी किया कि क्रोमा पे किया, लेकिन वो अमेजिंग उनकी वो वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त। तो आपको कुछ देर में सुनवाएंगे भी। सारा अख्तर हाशमी साहिबा इस विद अस टुडे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। आपके तो स्टूडेंट्स बहुत फैन होंगे आपके। बहुत ज्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह। फैन फॉलोइंग यहीं से है। फैन फॉलोइंग यहीं उन्होंने ग्राउंडेड भी रखा हुआ है और फैन फॉलोइंग जो वो भी बड़ी वो स्काई रॉकेटिंग रखी हुई है। ग्रेट। और उनके साथ मौजूद हैं जिनकी इस कंपटीशन में सलाम पाकिस्तान में थर्ड पोजीशन आई है, इक्वली वेरी गुड टैलेंटेड ताहिर अली खान गायक हैं और दरमियान मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप ताहिर साहब? वालेकुम सलाम सर, आप सुनाएं? ठीक। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ताहिर साहब, आपसे मैं एक सवाल भी करूंगा। मैं वीडियो देख रहा था, नाज़रीन को दिखाएंगे भी, बहुत लोकेशंस पे और बड़ा उसको चूज करना अच्छा, मुझे यहाँ शूट करना है, बहुत से लोगों के साथ शूट करना है, यानी हमें लगा कंपटीशन है बस आप आराम से अकेले बस माइक पकड़ा वीडियो बनाई भेज देंगे, बट आपने बड़ी उसमें एफर्ट्स पुट की। जी जी, दरअसल एक्चुअली ये हुआ है कि हमारे चकवाल में बहुत अच्छी लोकेशन है, वहाँ पर हमने जहाँ जहाँ अच्छी लोकेशन थी वहाँ पर वैसे रिकॉर्ड किया है। ग्रेट। तो डायरेक्शन का बड़ा इसमें कमाल जी, होगा। जी, बहुत। तो वो आइडिया को वो कैसे आपने कंसीव किया? वो हमारे अरशद महमूद साहब हैं, उन्होंने आइडियाज दिए हैं, इसलिए। जबरदस्त। ओके, चलें, ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। कायनात पे तो हम आखिर में आएंगे ना। सारा आप बताएं किस तरह से आपने आइडिया कंसीव किया, क्या डिफरेंट आपकी वीडियो में था? बिकॉज पूरे पाकिस्तान से जब इतना टफ कंपटीशन और माशाल्लाह टैलेंट भी इतना ज़्यादा है, उसमें सेकंड पोजीशन हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आया कंपटीशन देखा, और हमेशा से मेरा, जैसे आप लोगों ने बाकियों का बताया, मैं ये है कि मैं खुद स्कूल टाइम से, इट्स बीन लॉन्ग लॉन्ग अगो, मैं मिलेनियल हूँ, तो इमेजिन कि मैं कितनी पुरानी हूँ, तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ ओल्ड आई एम। सो लेकिन स्टिल ये है कि स्कूल टाइम से ही ये वाला जो पैशन था, और घर की तरफ से बहुत सपोर्ट थी, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग थे, उनका था कि करो। सो सिंगिंग का हमेशा फेडरल डायरेक्टरेट के जो नात के और सिंगिंग के कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो ऑल पाकिस्तान, वो ये था कि कॉन्फिडेंस था स्टेज को लेके। फिर दूसरा मेरा वो जो पढ़ाने से ताल्लुक है, पढ़ा भी मीडिया में ही, और मेरी जो अभी फील्ड है जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 2 दिहाइयाँ होने वाली हैं, वो भी मीडिया ही है। सो कैमरे से कभी कोई शाइनेस, कोई डर वाला सिलसिला नहीं था। पीटीवी इज़ लाइक सेकंड होम टू मी, क्योंकि बेपनाह टीचर्स मेरे यहीं के हैं, मेरे बोलने की जो तरबियत है वो मेरी यहीं की। पीटीवी मेरा ख्याल है सब जानते हैं, मिसेस शाइस्ता ज़ैद, वो मेरी टीचर हैं, मैंने उनसे अदब जो है वो उनसे पढ़ा हुआ है। सो वो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले जो कैमरामैन थे निसार मिर्जा मरहूम, वो मेरे कैमरा के टीचर थे। नवीद जफर साहब यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डायरेक्टर रह चुके हैं, वो मेरे टीचर हैं। तो मेरे लिए पीटीवी इज लाइक अ सेकंड होम वाला सिलसिला है। आपके लिए तो मतलब इतना कोई
मतलब मेरे लिए तो था कि बिल्कुल वो रूटीन मैटर था, स्क्रीन पे आना या गाना, वो चीज हम तो क्योंकि बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो हमारे लिए इट्स लाइक जिसको कहते हैं ना ट्रिक ऑफ द ट्रेड, हमें पता थे कि आपके पास गलती की गुंजाइश भी नहीं है ना। बच्चे कहेंगे टीचर ने गलती करी, तो वो फिर हमें था कि जरा ज्यादा ना कनपटी पे बंदूक है तो जरा ज्यादा उसमें परफेक्शन से काम करना था। तो ये पीछे एक ड्राइविंग फोर्स थी कि जिसकी वजह से, लेकिन ये है कि सिलेक्ट होना और फिर जीत जाना, इसकी अलबत्ता कोई किसी किस्म की ना गारंटी। क्या तासुरात थे, क्या फीलिंग्स गॉट टू नो, बेयकीनी की कैफियत थी कि कहीं गलती तो नहीं हो गई पीटीवी से। गलती होती नहीं है वैसे। मुझे तो है कहीं सुनने में तो नहीं, किसी के कानों में तो कोई भूल चूक नहीं होगी सुनने में, क्या सुन लिया उन्होंने, इतने इतने अच्छे बच्चे गा रहे थे तो इनके इन सब में मेरी आवाज में ऐसा क्या लगा। लेकिन ये है कि नहीं, आई एम थैंकफुल, अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से इतने बड़े फोरम में ट्राई किया। पहली बार किसी बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। नहीं कॉम्पिटिशंस में लेती थी लेकिन वो कॉलेज यूनिवर्सिटी इस लेवल पे नहीं लिया, इस लेवल पर कभी एज सच नहीं कोशिश की थी। और पहली कोशिश में ही दूसरे नंबर पे तीर लग जाना, ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात भी है। हु वाज द फर्स्ट वन जिससे फिर कॉल करके आप बताया कि मैं इस कंपटीशन में सेकंड आ गई हूँ? जो मेरे पोएट हैं उनको, बिकॉज उनकी पोइट्री मुझे बहुत ज्यादा कंपेल करती है। वो भी मेरे साथ ही कॉलीग है मेरे, वो कंप्यूटर साइंसेस डिपार्टमेंट में होते हैं, नदीम फखर साहब, और वो भी मेरी तरह की। जैसे मैं ना, मुझे धक्के मारने पड़ते हैं बाकायदा, पीछे शदीद वाली पुशिंग फोर्स चाहिए होती है, वो भी माशाल्लाह मेरे जैसे ही हैं। तो शायर भी सुस्त था और आगे से ना वो जो थे ना दोनों, बिल्कुल गायक और शायर दोनों इतने शदीद चुस्त थे कि हम दोनों को एक दूसरे के धक्के की जरूरत थी। तो मैंने कहा जी आपका धक्का मुझे काम कर गया और मेरा धक्का आपको काम कर गया। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, ये भी बड़ी बात होती है। विदाउट टीम कायनात आपने माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन हासिल किया और थ्रू आउट हम भी अगस्त से पहले भी हम अनाउंस करते रहे कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारी एंट्रीज आई। ऐसे में पहली पोजीशन हासिल करना, आपने कैसे आइडिया कंसीव किया, क्या डिफरेंट सारी एफर्ट्स पुट किए आपने थ्रू आउट दिस जर्नी? अच्छा, मेरा ये है कि मेरी मदर को बहुत शौक था कि पीटीवी होम पे पढूं। मेरी वैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो पीटीवी ग्लोबल की थी, बट मुझे यहाँ पे चांस नहीं मिला था कभी, और कन्वेंशन सेंटर दोनों का इनको शौक था। तो हर साल क्योंकि ये कंपटीशन होता है तो मुझे मेरी मदर कहती हैं कायनात शामिल हो जाओ, कायनात पार्टिसिपेट करो। और मैं हमेशा ये कहती थी नहीं अम्मी अभी नहीं। वो एक चीज़ होती है कि बस जहन में था कि अभी नहीं। तो जब इस बार जैसे हुआ तो मैंने बिल्कुल इसी तरह हाथ करके मैंने कहा अम्मी इस बार मैंने पार्टिसिपेट करना है, और वो क्लिक कर जाती है कोई चीज़ कुदरती तौर पे। तो मैंने फ़ौरन फिर मुझे ये था कि अब लिखेगा कौन और किस तरह से करना है, बजट भी देखना था। फिर सारी चीज़ें जल्दी अलाइन करके मैंने फिर 4 to 5 डेज में ना लिखवा के घर में बैठ के, मेरी एक फ्रेंड है हिना अब्बासी, उनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा ज़रा ट्यून तो बताएं ना किस तरह से बनाएं। हम दोनों बैठ के, कोई एक बना रहा है, कोई ऐसे कंपोजिशन हमने घर में ही बैठ के कंपोजिशन खुद करती हैं वैसे आप? मैं वैसे नहीं करती, बट इसके लिए आपने की, लिखवाया किससे था? लिखवाया था असलम रजा ख्वाजा, कश्मीर के हैं। ठीक है। तो उनसे मैंने लिखवाया था और हिना अब्बासी के साथ बैठ के वो उन्होंने कुछ बताया, कुछ मैंने, क्योंकि मैं अपना टच लाजमी देती हूँ, जो भी चीज़ पढ़ती हूँ मैं अपना बीच में थोड़ा सा टच देती हूँ। तो वो मुझे कह रही अच्छा ऐसे कर लें, बन गया। उससे नेक्स्ट डे जाके रिकॉर्ड करवाया और उसी से अगले दिन जाके रिकॉर्ड हो गया। हाँ, आधे घंटे में जो ऑडियो थी वो रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो में कितना टाइम लगा? वीडियो नेक्स्ट डे हमारी शाम को हम गए हैं, डेढ़ घंटा लगा है। तीसरी पोजीशन जब हासिल की, क्या रिस्पांस था फैमिली का, इर्द गिर्द के लोगों का, और खुद आपको भी यकीन आ गया था सारा की तरह ये था कि नहीं कोई गलती ना होगी? बस इसी बात का डर था कि ऐसे कोई गलती ना होगी। मैंने तो बहुत की है मैंने, होती है जाहिर है। तो इसमें जो है ना हमारे अरशद महमूद साहब ने, उन्होंने मुझे जो है ना तैयारी करवाई, मुझे इसमें मेहनत करवाई। और हमारे शायर हैं शबीर उस्मानी साहब, जिन्होंने लिखा है, इससे बहुत मेहनत से लिखा है और बहुत ही मेहनत से ऐसे जबरदस्त। ये मेरी कुछ नसीबी है। हमारी ख्वाहिश भी है कि हम थोड़ा सा सुनते हैं आपसे लाइव, जी लाइक स्टार्टिंग, और फिर हम आपको सुनवाएंगे। जरूर स्टार्ट करते हैं। जरूर। जब तक सूरज चांद सितारे धरती आसमान रहे, अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान 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 रहे।
महका हर एक आंगन सहराओं गुलजारों में, इसमें पर तू चांद सितारे, ये मेरी पहचान रहे। अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान रहे, अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान रहे, अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान रहे, अल्लाह पाकिस्तान रहे, मौला पाकिस्तान रहे। कमाल, जबरदस्त, गाया भी शानदार, कंपोजिशन एंड द वीडियो इटसेल्फ, उसमें नजर आ रहा है कि बहुत सी एफर्ट्स पुट हुई हैं और जाहिर है जब आप जीतते हैं किसी कंपटीशन में तो बहुत सी एफर्ट्स होती हैं। लेकिन हम अक्सर सभी ने एक बात भी कर रहे होते हैं ना कि किसी भी मामले को देखते हुए कि कभी किसी को कॉल तो नहीं कराई, तो मैं इनसे पूछूंगा सबसे कि आपने तो नहीं ये सोचा या किसी ने गाइड किया वो यार जरा कॉल तो कराओ ना किसी को, कंपटीशन में क्या सिफारिश चलती हो, ये हम जरूर पूछेंगे ना कि ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता। तो बिल्कुल एक फेयर कंपटीशन होता है। पूछ लेते हैं, बल्कि किसी कॉल कराई थी किसी को? कॉल तो नहीं किए थे लेकिन बस वो चल रहा था। There you तो go, एक प्रोसेस होता है वो, उसमें चीजें सारी आगे बढ़ रही होती हैं। सर आपकी तरफ आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, हमने तो सुना है लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले लाइव थोड़ा सुनते हैं और फिर नाज़रीन को दिखाते हैं कि पूरा जो आपका कंपटीशन के लिए आपने भेजा था। ऐ मेरे वतन तेरे महाजों पे खड़े हैं, ईमान रगो पे में है ओसान कड़े हैं। ऐ मेरे वतन तेरे महाजों पे खड़े हैं, ईमान रगो पे में है ओसान कड़े हैं। पानी में कदम रखे तो यलगार उठा दे, पानी में कदम रखे तो यलगार उठा दे, मैदानों में सीसा भरे को सार उठा दे, हम वो के हवाओं में भी दीवार उठा दे। एक तेरी हिफाजत की अटल जिद पे अड़े, ऐ मेरे वतन तेरे महाजों पे खड़े हैं, ईमान रगो पे में है ओसान कड़े हैं। क्या बात है, खूबसूरत आवाज और जानदार आवाज। और जानदार आवाज, और मैं ये कहूंगी कि स्टूडेंट्स वाकई किसी वजह से ही फैन है। एब्सोल्युटली, अच्छा विजुअल्स में देख रहा था जो उन्होंने यूज किए हैं, उसमें पीएमए का विजुअल भी है, वो ज़रा जिस तरह उनकी गुफ्तगू में ना पाक फज का एक जिक्र और वो नजर आता है तो वो हमें उसमें अच्छा वो जज्बा नजर भी आना चाहिए, तो आप ऐसा मिली नगमा गाएं कि वाकई उससे दूसरे लोग जो हैं वो भी मुतासिर होते, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी कायनात, आपकी तरफ आते हैं, आप अब हमें अगर सुना दें। मैं अंतरे से शुरू करती हूँ। ठीक है। इस मिल्लत के मेमार हैं हम, इस कौम के पहरेदार हैं हम शेर खुदा के दीवाने, हर बातिल पर तलवार हैं हम, हर दुश्मन दी से कह देना एक फौलादी दीवार है हम, हर रस्म से हम मानूस हैं, हम बुनियादों मरसूस हैं। ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत दा ऐ रंग चमन, ऐ सूरत दिल ऐ पाक वतन, ऐ ज़ीनत दा ऐ रंग चमन। ये अर्ज़ वतन है अर्ज़ खुदा, लहराए यहाँ पर हक काला, माँ की दुआ बहनों की रिदा, है शुक्र खुदा है शुक्र खुदा, ये अर्ज़ वतन अल्लाह की अता, गूंजेगा यहाँ पर इल्लल्लाह। हम खैबर हम मेहरान है, हम रावी हैं बोलान है, हम यकजान है, हम सारे पाकिस्तान है। कमाल।
अच्छा, हम म्यूजिशियंस नहीं है बट तीनों का इतना अच्छा था कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जज भी कर रहे होंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट रहा सोच रही हूँ होगा। कि कितना मुश्किल है और क्या क्या उसके पैरामीटर सेट किए गए होंगे कि नहीं ये नहीं है। एंड आई एम श्योर बाकी लोग एक से बढ़कर भी एक। जितनी भी एंट्रीज आई मैं Absolutely, उनकी बात करूंगी कि आई एम श्योर उनमें से भी इन तीनों को चूज करना भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक से बढ़ के और हर एक की बड़ी मुख्तलिफ सी एक आवाज है। अच्छा, कितनी क्या क्या सारा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है आप रियाजत। रियाजत बिकॉज आपका भी प्रोफेशन ऐसा है कि बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है आपका भी, तो उसके साथ शौक को और अपने टैलेंट को साथ लेकर चलना इज इट डिफिकल्ट? कितनी प्रैक्टिस करती हैं? प्रैक्टिस उस तरह से तो नहीं, क्योंकि मैंने कभी अगर कहें तो प्रोफेशनली इसको परसू करने वाला तो सिलसिला था नहीं कभी। ठीक है। तो ये है कि जब भी होता है इसी तरह कनपट्टी पे बंदूक होती है कि चलो चल के गाओ। वो मैं जहाँ जाती हूँ मेरे से पहले मेरी गाने की शोहरत पहुंची होती है। वो स्कूल था, वो कॉलेज था, वो यूनिवर्सिटी थी, फैमिली गैदरिंग्स थी। फैमिली गैदरिंग्स थी, बिल्कुल। वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह ना मुझे वो उन्होंने पहले खड़ा किया होता। मैंने कहा मुझे कहीं तो एंजॉय कर लेने दिया करो कि मुझे भी लगे कि मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ। मेरी वो छोटे होते भी ऐसा होता होगा ना, जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना, पेरेंट्स आके बच्चे में बच्चे को सेंटर में खड़ा कर देते हैं। हाँ, जैसे मेहमान दरवाजे से अंदर घुसे नहीं है, चलो बेटा सुनाओ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। वो और अच्छी बात है मेरे ख्याल में, कोई अगर टैलेंट है तो बच्चे को इतना ज्यादा उसको करवानी चाहिए, पॉजिटिविटी देनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे चल के अगर उसको एज ए करियर भी परस्यू करता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुजायका खेज बात नहीं है। कनात, व्हाट्स योर प्लान अबाउट दिस म्यूजिक थिंग? अच्छा, मैं तो 5 साल की उम्र से अल्हम्दुलिल्लाह नात ख्वानी और कलाम, सूफियाना कलाम, मिली नगमे वगैरह पढ़ रही हूँ। तो मुझे बस है कि बस आगे से आगे जाऊँ, कोशिश करूँ क्योंकि मेरी पेरेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है। क्योंकि अभी भी मुझे यही था बजट को देखना है। मेरे अब्बू कहते हैं ले लो चांस, खैर है कुछ नहीं होता, इतने ज़ाया होते हैं तो खैर है, अगर ना भी आई पोजीशन तो कोई बात नहीं। कितना वैसे बजट लगा था? मेरा 50 to 60 राउंड अबाउट। अभी ये है कि अभी कुछ हैं जो अभी पेंडिंग्स हिडन चार्जेस भी हैं ना, इसमें बाद में नजर आ रहे हो। वो भी मैंने सारा लगाया नहीं है हिसाब, लेकिन ये है कि ये ओवरऑल मेरा इतना आया था। सारा आपका कितना खर्चा आया ओवरऑल? मेरा टेक्निकली अगर आप ये कह लें तो विद इन मतलब 50 तक 60 के अराउंड था, क्योंकि वीडियो तो हमारी वो था। आपका यही सेम इतना ही, मतलब 50-60 के अंदर वीडियो बन सकती है आराम से, क्योंकि वाकई आप लोगों की वीडियो बहुत अच्छी भी है, काम बट स्टिल आई मीन एक कंपटीशन के लिए आप यू नीड करेज। नो मैटर कि आप जितने भी पैसे लगा रहे हैं कि आपने इन्वेस्ट करना है, जाहिर है। 20-20 हज़ार इन्वेस्ट करते हुए लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि मेहनत की कमाई होती है। सोचता है कि अच्छा मैं कंपटीशन में जा रहा हूँ, 50-60 हज़ार रुपए लगा लूँ, एंड देन एफर्ट्स, उसमें पूरा थॉट प्रोसेस, उसमें आपके दिन रात आपके लगते हैं। ये तो हम कहने की बात है कि 1.5 घंटे में शूट हो गया, वो जो पूरा थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो प्लानिंग इन्वॉल्व है उसकी, इट टेक्स टाइम। प्री शूट पे तो इतना सारा एब्सोल्युटली प्रोडक्शन है, देन पोस्ट प्रोडक्शन है, तो सिर्फ हम प्रोडक्शन की बात करें ओवरऑल। अच्छा ताहिर, आप प्रोफेशनली लेकर चलना चाहते हैं? जी, मैं प्रोफेशनली सिंगर हूँ और हमारा मेरे दादा उस्ताद गुलाम हैदर खान साहब, उनसे मैंने तालीम ली है। मेरे वालिद साहब मुश्ताक साहब, उनसे तालीम ली है। फिर अच्छे अच्छे उस्तादों में बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो बचपन से मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे मिली नगमे नाते स्कूल से ही। फिर मैं जब घर आया, घर में पापा ने सुना यार ये क्या हुआ, माशाल्लाह तुम्हें तो बहुत अच्छी आवाज़ है। फिर उन्होंने मुझे लाहौर लेकर गए, क्लासेस दी है, अच्छे अच्छे लोगों में बैठने का मौका मिला। तो ये बड़ी बात होती है कि सबको सपोर्ट मिल रही है, सभी किसी ने ये नहीं कहा मैं अम्मी ने डांटा, अब्बू ने ये क्या बात है, हमें तो कुछ चाहिए था, ये क्या बात है? कोई ऐसी बात बताएं जो कोई तो मुश्किल पेश आई होगी ना तीनों को। कोई चैलेंज बताएं, मतलब सब अच्छा कैसे हो? मेरी जिंदगी में सब अच्छा नहीं है, आपकी में कैसे हो सकता है? अच्छा, मुश्किल तो ऐसी नहीं पेश आई क्योंकि हमारा प्रॉपर घराने से गाते आ रहे हैं, तो इसमें जो है ना जितनी मेहनत करें इतनी अल्लाह ताला रहमत और बरकत डालता है। ये तो है। कोई मुश्किल कभी कायनात पेश आई हो? मुझे नहीं, मुझे सपोर्ट रही है हमेशा। मुझे बस ये होता था, मेरे जो भाई है ना, मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टूडियो में जब पहले 1-2 बार रिकॉर्डिंग होती थी तो मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, खैर है बस ठीक है, पढ़ लिया, स्टूडियो में नहीं। लेकिन मेरे फादर कहते थे बस चुप कर जाओ, ये जा रही है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो अभी तक। आप भाई क्या कहते हैं? अब तो कहते हैं मुझे आपको इनाम मिले, जरा उसमें से थोड़े से हमें भी दे। नहीं अच्छा नहीं, शुरू से ये है कि सपोर्ट मुझे रही है, मुझे भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ना वक्ती वो होता है ना भाइयों का, एक ये चीज हर भाई में होती है। नेचर ऐसी होती है कि अच्छा थोड़ा सा अच्छा बाहर निकलने के पर्सपेक्टिव से हो, थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न्स बिल्कुल हो जाते हैं। सही भी होता है कि अपने आप को मनवाना भी होता है कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि आप स्टेप लेते हैं, जब आप बताते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली एक चेंज लाने में टाइम तो लगता है। वो फैमिली का पहला बच्चा या बच्ची जब फर्स्ट टाइम कुछ कर रहे होते हैं तो
वो एफर्ट होती है, वो चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जब आप उनको कर लेते हैं फिर देखिए सब मिल जाते हैं और सब सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। बट मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। सारे लकी बैठे हैं माशाल्लाह। हाँ, मुझे बहुत मुश्किल हुई, मुझे कहते थे जाओ, मैं कहती थी अच्छा। अच्छा वैसे मेरी अदर वे राउंड कहानी थी। सारा लेकिन जनरली एक परसेप्शन होता है ना, उस्ताद है तो पर्सनालिटी ज़रा सीरियसनेस वाली पर्सनालिटी होगी। अच्छा नॉर्मली म्यूजिक को साइड को लेकर थोड़ा सा वो कर रहे होते हैं कि अच्छा तो लाइटर साइड है, बच्चे पता नहीं सीरियस लेंगे, टीचर को नहीं लेंगे, ऐसा फेस नहीं किया कभी आपने? नहीं, उनको पता है जहाँ जान निकालनी है वहाँ जान निकाल देंगी और जहाँ इन्होंने वो नरम होना है वहाँ नरम हो जाएंगे। सख्त टीचर वो बेसिकली पढ़ाई की जहाँ बात है वहाँ सख्त, वरना बिला वजह बेजा बच्चों को डरा के कि क्लास में टीचर आ गई उसके बाद सांस लेना मना हो गया है, वो वाला सिलसिला नहीं। पढ़ाई में सख्त वैसे एक तरह से देखा जाए तो बच्चे वाकई बड़े लीनियंट हो होना चाहिए जाते सख्त। हैं, तो थोड़ा बहुत अम्मा बाप वैसे सख्ती नहीं कर रहे, ऊपर उस्ताद भी ना करे। अम्मा अब्बा के उस्ताद को कह देते हैं ना, बिल्कुल। कि लेकिन मेरा ये होता है कि उनके जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना उतना अच्छा है। मैं वो बिल्कुल टिपिकल वो जो रट्टा वाला सिलसिला है वो मैं कभी नहीं करती। ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आप लोग रेडी रहो, और मेरी तरफ से उनको फुल ऑन इनकरेजमेंट होती है, किसी किस्म की एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि आईक्यू से बहुत ऊपर आपका जो सोशल कोशेंट है, एडवर्सरी कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है, वो हाई होना चाहिए। ग्रेट। चलिए एक और सवाल रखते हैं कि पाकिस्तान में इतने नामवर सिंगर्स हैं, आप तीनों में से किसी की ख्वाहिश हो कि अच्छा उस सिंगर के साथ कोई कोलैबोरेशन, स्टेज शेयर, कोई भी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू कायनात? अच्छा, मेरा ये हमेशा से ही रहा है, मतलब बहुत से नाम है माशाल्लाह पाकिस्तान में, तो एक लेना लेकिन हाँ, आपने मुझे मैडम आबदा परवीन, ओके, उनके साथ आप चाहते हैं कोई ऐसा मुझे बहुत शौक है, क्योंकि मुझे सुफियाना कलाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे होता है कभी ऐसा हो कि मैं उनके सामने परफॉर्म करूं, उनके साथ पढ़ूं तो वो तो बहुत बड़ी बात है, बट मुझे यह है कि उनके सामने मैं परफॉर्म करूं। ख्वाहिश पूरी हो सकती है, और इस्लामाबाद में ही है वो, कोशिश की जा सकती है, क्योंकि सुफियाना कलाम में और तरह की आवाज होती है और दूसरे हर चीज में सुफियाना कलाम भी ज़्यादा फोकस्ड है। सुफियाना कलाम, नाथवानी, मिली नगमे। सुफियाना कलाम हो जाए, आई थिंक अगर कायनात एक अगर हमें सुना दें। ठीक है, क्या आप आबदा जी सुन रही हो? चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे वसदे होवण अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेतियों भी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, छेती ओं भी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती हो छेती ओं भी तबीबा नहीं ते मैं मर गईया। वाओ वाओ, वेरी राइटली सेड कि उसके लिए आप पिच टोन एवरीथिंग वाज डिफरेंट, टोन एंड देन आपका देखिए इंटरेस्ट भी तो कितना मैटर करता है, उनका इंटरेस्ट जिस चीज में था उसमें देखिए उन्होंने अपने आप को ग्रो किया है, दिस इज समथिंग अमेजिंग। कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ स्टेज शेयर करना चाहती हूं सारा? वो मुमकिन नहीं है, वो क्योंकि मुझे मैडम नूरजहां बहुत ज्यादा पसंद, और मैडम की आवाज की सबसे बड़ी खूबसूरती उनके सुर, उनकी लय के साथ उनके एक्सप्रेशन। वाह, उसमें उन्होंने कभी भूल चूक एक्सप्रेशन में कभी नहीं, नो डाउट जी, इसमें तो और कभी होता ऐसा मुमकिन होता, एक और है नैरा नूर साहिबा, वो होती, इन दोनों के साथ मेरी हमेशा से ना दरीना खाई से मिलने आप लोगों की माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हैं, और इसी यहाँ रखी हुई चॉइस तो फिर आप वैसे तो बेसिकली सारे सिंगर अच्छे हमारे काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम हैं, तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को मैं बहुत लाइक करता हूँ। सही, और ऐसा शख्स पैदा होना हमारे पाकिस्तान की फ़ख्र बहुत कम है, तो एक उनकी ठुमरी आपकी नजर कर, इसी से हम क्लोजिंग भी करेंगे, आप प्लीज हमारी तरफ से जी अल्लाह हाफ़िज़, हम सुनते हैं और हम सुनते हैं जी। चल सांसों की माला पे
सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से देखूं जीना है किसका, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पी का ना, पी का ना। सांसों की माला पे सिमरू में पी का ना। जीवन का सिंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर।